नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गन्ना किसानों के हक में केंद्र का बड़ा फैसला। 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहुंचेगी सीधे किसानों के खाते में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाताओं के लिए बताया खास खुशी का दिन। कृषि सुधार कानून पर जल्द दूर होगी किसानों की शंकाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जताई उम्मीद। फसलों की उचित कीमतों के अलावा समय पर सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने पर दिया जोर। कोरोना महामारी के दौरान रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के लिए किसानों की मेहनत को सराहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी को दी मंजूरी। पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली के बुनियादी ढांचे के लिए भी खर्च किए जाएंगे 6,700 करोड़ रुपए। विद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटों में 33,800 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी दर बढ़कर 95.21%। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल में 1971 के युद्ध के वीर जवानों को दी सलामी। भारत पाकिस्तान युद्ध में ऐतिहासिक जीत के 50 साल पर प्रज्वलित की स्वर्णिम मशाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का किया अनावरण। खबरें विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सरकार ने आज गन्ना किसानों और चीनी मिल मजदूरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर दी जाने वाली सब्सिडी को सीधे किसानों के खाते में डालने का फैसला लिया है। इससे 5 करोड़ से ज्यादा किसानों और मजदूरों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों के हित में बड़े फैसले का ऐलान किया है। सरकार किसानों को 60 लाख टन निर्यात की गई चीनी पर दी गई सब्सिडी को उनके खाते में सीधे डालेगी। किसानों को हर 1 टन निर्यातित चीनी पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख चीनी मजदूरों को सीधा फायदा होगा। सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है। निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। 3,500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे। लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक किसानों को दी जा रही इस सुविधा पर सरकार 3,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 3,500 करोड़ रुपए सब्सिडी, 18,000 करोड़ रुपए निर्यात से मिलने वाली आय, और अभी तक जो घोषित सब्सिडी दूसरी है उसका 5,361 करोड़ तो एक सप्ताह में किसान के खाते में जमा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल चीनी का उत्पादन 310 लाख टन होने की संभावना है, जबकि देश में इसकी खपत 260 लाख टन है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई और फैसलों को मंजूरी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कैबिनेट के फैसले की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया कि देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आज विशेष खुशी का दिन है।
कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर होगा। इससे चीनी मिलों से जुड़े लाखों कामगारों को भी लाभ पहुंचने वाला है। और आइए कैबिनेट के इस ऐतिहासिक फैसले पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं इकोनॉमिक टाइम्स की सहायक संपादक उर्मी गोस्वामी। बहुत स्वागत है उर्मी आपका। और मेरा पहला सवाल, कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की। गन्ना किसानों के हक में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है ये, इसे कैसे देखती हैं आप? ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जो राशि है जो वो सीधे किसानों के खाते में जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि मिल जो मालिक है उनके पास जाएगी। तो ये जो राशि बड़ी है, रकम बड़ी है, 3,500 करोड़ की बात है। पर सबसे बड़ी जो चीज है वो जो पद्धति है जो इस्तेमाल किया जा रहा है कि सीधा जो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। तो इससे एक जो सिस्टम में बदलाव है वो एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज ये है कि एक ऐसा स्टेप है जो अभी जो किसान की जो प्रोटेस्ट चल रही है उसमें आप देख पाएंगे, बाकी किसान देख पाएंगे जी सरकार जो बोल रही है कि हम किसानों के हक में काम कर रहे हैं, कि किसानों को जो मिलना चाहिए, उनका जो हक है उनको सीधा मिलना चाहिए, कोई बिचौलिया नहीं आए। उसका ये एक एग्जाम्पल है, एकदम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है सर बात बोल रहे हैं, एक दिखा रहे हैं कि ऐसे हम करेंगे और देखिए हमने गन्ना किसानों के लिए ये किया। और दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि मिल मालिकों को अलग छोड़ दिया। अगर जो सबके बकाया देने के बाद अगर कुछ रहता है तो सरकार का मानना है फिर वो मिल मालिकों को भी मिलेगा, पर पहला हक किसान का है। तो ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, पहला हक अन्नदाताओं का है। लेकिन 60 लाख मीट्रिक टन की चीनी निर्यात का जो फैसला है उसके प्रबंधन सुधार, जो सारा प्रोसेस है उसको लेकर भी सरकार ने जो ऐलान किए हैं उससे चीनी मिलों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। इसे लेकर आपका क्या कहना है? एक तो है हमारे देश में चीनी के उत्पादन, जैसे आपने बोला है कि 310 जो उत्पादन है वो जो जरूरत है उससे ज्यादा होगी जी। तो इसलिए एक उसका भी जो उपाय है जो ये वेस्ट ना जाए और पड़ी न रहे, तो उसका भी एक उपाय उन्होंने निकाला है। तो मैं जो बोल रही थी कि दोनों साइड का सोच है, ऐसा नहीं है सिर्फ किसान का सोच रहा और मालिक का नहीं सोच रहे। पर ये है कि एक अंदाजा ये है कि आप बिना अगले साल सोच के आप उत्पादन करेंगे चीनी का जरूरत के हिसाब से, इसका भी एक दर्शन हमें मिल रहा है। बिल्कुल उर्मी गोस्वामी, कैबिनेट के इस फैसले से किसानों और साथ ही साथ चीनी मिलों, उनके मालिकों और उससे जुड़े लाखों कामगारों को बहुत राहत मिलेगी, बहुत फायदा पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना की लागत के संशोधित अनुमान को भी मंजूरी दी। इसकी अनुमानित लागत 6,700 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि 2251 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। Today the cabinet has resolved that spectrum will be auctioned. ये टोटल जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होंगे ये 2251 मेगाहर्ट्ज होंगे जो ऑक्शन में आएंगे। 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स हम ऑक्शन करेंगे। इसी महीने हम नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस इशू करेंगे और आने वाले मार्च में हमारी योजना है कि हम इस ऑक्शन को कार्य रूप देंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नए बजट को मंजूरी दी है। इस पर 6,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार बजट का आधा हिस्सा वहन करेगी, जबकि आधा हिस्सा विश्व बैंक की ओर से आएगा। पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्यों में
यानी आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों में बिजली की संरचना को सुधार करने का एक काम पिछले 3 साल से जारी है, 4 साल से, और इस काम के लिए अब सुधारित संशोधित बजट आज मंजूर किया है। अब ये खर्चा पहले 5,000 करोड़ था, अब ये 6,700 करोड़ होगा। 50% केंद्र सरकार, 50% विश्व बैंक, ये इसमें पैसे देंगे। इसमें 2100 किलोमीटर 2100 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बढ़ेंगे। 2000 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बढ़ेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स ऑन टेलीकम्युनिकेशंस के गठन को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का भी गठन होगा। सीसीएस ने नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को भी मंजूरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसानों की प्रगति से देश की प्रगति होती है। हैदराबाद में आज स्वर्ण भारत ट्रस्ट में ऋतु नेस्थम और मुप्पा वरापू फाउंडेशन की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि किसान और सरकार दोनों बातचीत करने के इच्छुक हैं। ऐसे में किसानों के मुद्दों का जल्द ही उचित समाधान निकल आएगा। So it was the duty of the government and the society to encourage agriculture. Agriculture not only takes care of our own food requirements, but agriculture also promotes a different culture. Hard work, discipline, teamwork, you can learn and you can see from agriculture. That's why we call it as our basic culture. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विरोध कर रहे किसानों की शंकाओं का जल्द ही तर्कसंगत समाधान तलाश लिया जाएगा। हैदराबाद में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान और सरकार दोनों बातचीत करने के इच्छुक हैं और संबंधित मुद्दों का जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। Certain farmers are also agitating, and then we saw the news that the government is willing to talk to them. They are also willing to discuss. So they should come together and have fruitful and meaningful discussion and find a reasonable solution to the problems so that the farmers can go back happily and take care of their agriculture. We should not allow politics to come in the way. The moment politics get in, you know what will happen. उन्होंने कहा कि देश का विकास किसान के विकास से जुड़ा है, इसलिए हर किसी को किसान का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने किसानों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया है। We should not forget the farmers of India also making a great service in this hour of crisis. So we must compliment the farmers. See one sector, in spite of all these difficulties, in the pandemic stood firm and produced record food grains is the farming community. So we should really remember and appreciate them also. उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को टीम इंडिया की तरह काम करना चाहिए। उन्होंने फसलों की उचित कीमतों के अलावा समय पर सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। ग्वालियर में आयोजित किसान सम्मेलन में कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देश भर के किसान कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी ने किसान की लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने की सिफारिश की थी। 2006 में पेश इस सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। मोदी सरकार ने लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का काम किया। पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।
उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करने के लिए रीवा में, सागर में, ग्वालियर में, उज्जैन में सब स्थानों पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त और पूंजी बाजार से जुड़े दिग्गजों के साथ चर्चा की। आज हुई चौथी बैठक में कई वित्त और पूंजी बाजार से जुड़े दिग्गज वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में वित्त सचिव डॉक्टर ए.बी. पांडे, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर सकती हैं। रेलवे, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य और उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय समितियों की आज अहम बैठक हुई। रक्षा संबंधी संसदीय समिति को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने वर्दी, सितारे और बैच समेत रक्षा बलों की रैंक संरचना के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा समिति ने छावनी बोर्डों के कामकाज की भी समीक्षा की। वहीं रेलवे की संसदीय समिति को मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने रेलवे के संचालन पर कोविड-19 के प्रभावों के बारे में जानकारी दी। भारतीय रेलवे देश में परिवहन का सबसे अहम माध्यम है और कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच भी रेलवे ने आरामदायक यात्रा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई नए उपाय किए। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति की भी आज अहम बैठक हुई। समिति के एजेंडे में नागरिकों की सुरक्षा के अधिकार और महिला सुरक्षा को लेकर ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने समेत कई विषय शामिल थे। खाद्य और उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर संसदीय समिति की सिफारिशों पर सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई पर कार्यान्वयन पर समिति ने रिपोर्ट को मंजूर किया। समिति ने उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिनिधियों से आवश्यक वस्तु मूल्य और प्रभाव की मूल्य वृद्धि पर भी सुनवाई की। और इसी के साथ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की संयुक्त समिति ने द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया। और भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। डोमिनिक राब ने आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का निमंत्रण पत्र सौंपा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच कोविड-19 और ब्रेक्जिट के बाद की अवधि में एक साथ काम करने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ब्रिटेन के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जबकि भारत के बुलावे पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अगवानी करने की अपनी उत्सुकता जाहिर की। डोमिनिक राब बाद में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी मिले। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में टास्क फोर्स गठित कर आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पाठ्यक्रम और डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता दिए जाने पर भी विचार विमर्श किया। डोमिनिक राब ने भारत की नई शिक्षा नीति में काफी दिलचस्पी दिखाई। अखिलेश, सुमन,
राज्यसभा टीवी। जेईई मेंस 2021 परीक्षा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में 4 सत्रों में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि प्रथम सत्र की परीक्षा 23 से 26 फरवरी 2021 तक आयोजित की जाएगी और नतीजे परीक्षा की अंतिम तिथि से 4 से 5 दिनों के बाद घोषित किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत जेईई मेंस 2021 की परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित होने वाली परीक्षा ऑफलाइन मोड में बीआर के लिए परीक्षा कराई जाएगी। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने यह निर्णय लिया है कि छात्रों को 90 में से 75 सवालों का जवाब देने का विकल्प मिलेगा। 15 सवाल वैकल्पिक होंगे। नेगेटिव मार्किंग की भी नहीं की जाएगी। सर्वश्रेष्ठ स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। वर्ष में 4 बार जेईई की परीक्षाएं होंगी ताकि हर छात्र को बहुत अच्छे तरीके से उसको अवसर मिल जाएगा और 4 सत्रों में जो कराई जाएंगी वो पहला फरवरी में होगा, दूसरा मार्च में होगा, तीसरा अप्रैल में होगा और चौथा मई में होगा। ये जो 4 सत्र में परीक्षा होगी एनटीए के द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा, वो परीक्षाएं आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के 7वें चरण का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 7वें चरण में 57.22% वोटिंग हुई। जम्मू डिवीजन में करीब 72% मतदान हुआ, वहीं कश्मीर डिवीजन में महज 39.5% मतदान हुआ। इस चरण में 31 जिला विकास परिषदों में वोट डाले गए। इनमें से 13 कश्मीर मंडल की और 18 जम्मू मंडल की हैं। देश में सक्रिय मामलों में गिरावट का दौर लगातार जारी है। कोविड के सक्रिय मामलों की जो संख्या है वो 3,32,000 तक पहुंच गई है, जो कि कुल मामलों का महज 3.34% है। वहीं पिछले 11 दिनों से दैनिक मृत्यु दर 500 से कम है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार इजाफा हो रहा है और सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। भारत में फिलहाल रिकवरी रेट 95.21% है। वहीं सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 3.34% हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 33,813 मरीज ठीक हुए। वहीं दैनिक नए मामलों की संख्या 26,382 रही। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,32,000 हो गई है। वहीं कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 94,56,000 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा कर्मियों के प्रयासों से देश भर में कई जिंदगियां बचाई जा सकी हैं। देश में मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 387 लोग महामारी का शिकार हुए। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,44,000 के पार पहुंच चुका है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में मंगलवार को 8,55,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 15,66,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्र आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर बहादुर शहीदों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। विजय ज्योति यात्रा में 4 विजय मशालें देश के चारों दिशाओं में जाएंगी। आपको बता दें कि इस विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर पूरे साल कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्नीस 1971 के युद्ध पर पाकिस्तान पर भारत के विजय की 50वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर इस युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को सलामी दी और पुष्प चक्र अर्पित किया। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस जनरल बिपिन रावत मौजूद थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर 4 स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया, जिसे 4 भूतपूर्व सैनिकों ने थाम रखा था। स्वर्णिम विजय मशाल को 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव और शहरों के साथ देश भर के विभिन्न इलाकों में ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यहां पर रखी आगंतुक पुस्तिका में अपने हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया। इसके साथ ही विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तानी सेनाओं के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 90,000 से अधिक सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश सार्वभौम राष्ट्र बना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने ट्वीट कर जाबाज जवानों की वीरता को याद किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर 1971 के युद्ध में शहीद होने वाले वीर जवानों को याद किया। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें वीर सैनिकों की शहादत को याद करना चाहिए, जिन्होंने देश की संप्रभुता की रक्षा और गरिमा की रक्षा के लिए जान न्यौछावर किया। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि ये दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहने के साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए राष्ट्र निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि विजय दिवस पर हम अपने सशस्त्र बलों के अटूट साहस को याद करते हैं, जिसकी वजह से 1971 के युद्ध में देश की निर्णायक जीत हुई थी। इस विशेष विजय दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करने का सम्मान मिला। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि विजय दिवस के अवसर पर आज राष्ट्र देश के सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और वीरता को सलाम करता है। जाबाज सैनिकों का त्याग और बलिदान सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से मानवीय स्वतंत्रता के सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा करते हुए विश्व मानचित्र पर एक ऐतिहासिक बदलाव किया। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित ये शौर्य गाथा हम भारतीयों को गौरवान्वित करती रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।